बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? ठीक ठाक हैं। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आज हम हाज़िर हैं और आज का जो टॉपिक है, अगर मैं शायद ये कहूँ कि ये शायद हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान है तो शायद गलत नहीं होगा, या शायद ये हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम है फिटनेस या हेल्थ फिटनेस या शायद जिसको हम रिहैबिलिटेशन के ज़ुमरे में भी लेके जाएं। ठीक है, ये क्या है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, इसके कितने इसके टाइप्स हैं और कब और किसको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। और इसके लिए आज जिस शख्सियत को आज हमने इधर दावत दी है वो है फ़ारूक सिद्दीक़ साहब। तो आज उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाई, ये बताइएगा कि थोड़ा सा हमें से बताइए कि रिहैबिलिटेशन के मायने क्या हैं और ये क्या होता है और इसके लिए ये किन किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। शुरुआत मैं करूँगा फ़िज़ियोथेरेपी वर्ड से, जो कि अपने नाम से ही वाज़े करता है कि हम एक्सरसाइज़ के साथ जो है फिटनेस वगैरह सब चीज़ मेंटेन करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आपका सवाल है कि किन किन तरीक़ों से हम लोग फ़िटनेस को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। उसमें ज़ाहिर है कि पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चले जाते हैं। दैट इज़ एक्चुअली टू प्रमोट एंड मेंटेन एंड रीस्टोर फंक्शनल स्टेटस ऑफ अ पेशेंट और ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो रिहैबिलिटेशन जो है वो हम वर्ड यूज़ करते हैं फॉर पेशेंट्स। और अगर एक आम इंसान है, उसको प्रॉब्लम्स छोटे मोटे अगर मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें भी वो फिज़ियोथेरेपी का बड़ा अच्छा रोल है। ठीक है, तो आपका कहना का मतलब ये है कि जब हम बात कर रहे हैं फिज़ियोथेरेपी की, तो इसका मतलब ज़्यादातर वो हैं जो कि शायद किसी बीमारी के साथ हैं और उनको फिज़िकल रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे ही कुछ है। बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन इसके साथ साथ जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनको छोटे मोटे सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम्स हैं, किसी की गर्दन में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, किसी की टांगों में दर्द रहता है, तो वो ज़ाहिर है कि मस्कुलर जो है प्रॉब्लम्स होते हैं और वो समटाइम्स अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स या इधर उधर जाने से भी हल नहीं हो रहे होते। तो उसके लिए हम लोग हर साल एक 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियो डे मनाते हैं। उसमें अवेयरनेस भी दे रहे होते हैं, जो कि बड़े पैमाने पे एक तबका है जिनको नहीं पता है कि फ़िज़ियोथेरेपी का उसमें बहुत अच्छा रोल है। तो वो हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं उनके छोटे मोटे मामला जो होते हैं। ठीक है, ये बताइएगा कि कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि रिहैबिलिटेशन के लिए यूज़ होते हैं। असल में रिहैबिलिटेशन के लिए जो हम लोग टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसमें 2 या 3 किस्म की होती हैं। उसमें स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो हर फिजियोथेरेपिस्ट में भी वेरी करता है कि कौन किसको लेके चलता है। उसमें मेटलैंड की टेक्निक्स होती हैं और मैकेंजी की टेक्निक्स होती हैं। और अब जाहिर है कि लेटेस्ट एडवांसमेंट की तरफ अगर देखा जाए तो अब मैनुअल मोबिलाइजेशंस और मैनुअल थेरेपी और मैनुअल थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस की तरफ अब ज़्यादा रुझान है, इवन इन पाकिस्तान भी। अब वो जो ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपी पहले 1960 की दिहाई से अब तक हो रही थी कि मशीन्स लगा दी जाएं, जो कि पेन मैनेजमेंट के पर्पज़ के लिए तो एक हद तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है उनका रोल बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो अब जो है मैनुअल थेरेपी की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया है हर फिजियो का। अच्छा, आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि जी एक दफ़ा अगर फ़िज़ियोथेरेपी स्टार्ट किया गया तो ये तो फिर चलता ही रहेगा, ये तो कोई फ़ायदा तो नहीं कर रहा, नंबर एक। और नंबर दूसरी बात ये कि फ़िज़ियोथेरेपी अगर करना ही है तो ये तो हम जाते हैं, जाकर हम 10 मिनट के लिए, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए हम कर आ गए, ये तो हम घर पे भी कर सकते हैं। तो क्या ये सब ऐसा पॉसिबल है? देखिए, पहला जो आपका सवाल है कि अगर फिज़ियोथेरेपी करते रहें तो हमेशा करवानी पड़ेगी, ये डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर। देखिए, सबसे पहले अब हमारे पास जब कोई मरीज़ चलकर आता है एक नेक पेन के साथ, तो हम लोग उसका रूट कॉज तलाश करते हैं कि वो हो क्यों रहा है, और वो उनकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ में से ही निकाला जाता है। वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं जिससे एक्सर्शन या स्ट्रेस नेक पे या बैक पे या कहीं भी बॉडी के हिस्से में आता है।
तो अब जब तक आप उस कॉज को ख़त्म नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी से, या उसको बेहतर तरीके से ऑब्लाइज नहीं करेंगे, तो आपके प्रॉब्लम्स कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले। आपको 10-15 दिन आराम रहेगा, 20 दिन आराम रहेगा, उसके बाद वो वापस आएगा। तो और दूसरा, प्लीज़ दूसरा सवाल अपना रिपीट कीजिएगा। जी, दूसरा सवाल मेरा ये था कि क्या ये कि इसके साथ कोई क्या ये घर पे भी कर सकते हैं, या कि उनको बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये वेरी करता है कंडीशन कि किस बीमारी या किस मसले के साथ हैं आप। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसमें आपको हॉस्पिटल में, हमारे रिहैब सेंटर में आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो फिजियोथेरेपिस्ट की प्रेजेंस के बगैर वो एक्सरसाइजेज हो नहीं सकती। कुछ में जो कि हम लोग फिज़िकली ख़ुद करवाते हैं, उसमें ज़्यादातर पैसिवली जब मूव कराना होता है, या स्ट्रोक के पेशेंट्स पर ख़ास तौर पे, तो उसमें सोचा आम जो राय ये होती है कि ये तो कोई भी हाथ पांव इस तरह से चला सकता है, लेकिन वो इतना सिंपल होता नहीं है। उसमें भी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही मूवमेंट करवानी होती हैं, जिसमें हम बहुत सी इंजरीज़ दे सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रोक पेशेंट्स या उस तरह के और जो मरीज़ होते हैं वो बिल्कुल फ्लैसिड और उनमें कोई सेंसेस नहीं होते हैं। अगर आप वो एबनॉर्मल तरीके से मूव करवाते रहेंगे तो उनके टेंडनाइटिस या उस तरह के मामला होने का खदशा रहता है। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि क्या अब ये रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी का जो अमल है, क्या ये सही ट्रेंड पर आ गया है, या अभी तक के लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि जी के किसी पहलवान के पास चले जाएं, या ये कि घर पे ही किसी अपने बेटे से या क्या बच्चों से दबवा लें तो उनको लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल, इसमें अगर देखा जाए तो अगर हम शहरी आबादी की बात करें तो शहरों में तो काफ़ी अवेयरनेस अब तक आ चुकी है, और अगर देहाती इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पे अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, उनको पता ही नहीं है कि फ़िज़ियोथेरेपी भी कुछ चीज़ होती है या कोई एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है कि जिससे हमारे जो मामलात हैं, जिससे हमारा फंक्शनल स्टेटस है, जिससे हमारे छोटे मोटे जो जोड़ों का दर्द है, वो सब मामलात एटलीस्ट सप्रेस हो सकते हैं, और या उनको हम ठीक भी कर सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है। अच्छा देखिए, अभी आपने थोड़ा सा बात किया, आपने उस पर बात की, कोई किसी को स्ट्रोक के पेशेंट्स की बात की, और अभी आप हड्डी का भी ट्रीटमेंट की बात करें। क्या इन दोनों का जो फिजियोथेरेपी है, क्या वो एक ही तरह की है या ये दोनों मुख्तलिफ हैं? देखिए, दोनों की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगी। उसकी वजह ये होती है कि न्यूरोलॉजिकल जो पेशेंट होता है उसको सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी कंप्लेन पेन नहीं होती है, और ऑर्थोपेडिक में इसके बरक्स उल्टा होता है। वहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी कंप्लेन पेन के साथ आता है पेशेंट, और हमें सबसे पहला ही हमारा गोल ये होता है टू रिड्यूस द पेन किसी भी एक फिजियोथेरेपिस्ट का। उसके बाद हम उनकी जो भी उनमें मामलात हैं उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। न्यूरोलॉजिकल उसमें हमारे ऊपर हम ज़्यादा जो मरीज़ के साथ उनके बैलेंस, उनकी मसल स्ट्रेंथ, तो इन सब चीज़ों पे काम करना होता है। और ज़ाहिर है उस सबसे पहले ज़रूरी होता है, जैसे अगर न्यूरोलॉजिकल उसमें मैं एग्जांपल कोट करूँ तो स्ट्रोक का पेशेंट है, हमें काउंसलिंग सेशंस देना पड़ते हैं, हम लोगों को खुद ही देते हैं। उन्हें इनकरेज करना पड़ता है कि भाई अब ये दिस इज़ द ओनली वे लेफ्ट कि आप यहाँ से एक्सरसाइज के थ्रू ही इस मामले से अब निकल सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसा कि ये तो आपने बता दिया न्यूरोलॉजिकल या ऑर्थोपेडिक की सारी चीज़ें तो हो गई। हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि मैं खुद बच्चों का डॉक्टर हूँ तो मैं इसलिए थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं कि जो कि जहनी तौर पर मफलूज हैं या अपाहज हैं या कोई और चीज़ें जिनको हम सीपी चाइल्ड कहते हैं, और इनमें बड़े बुरे किस्म के कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हुए होते हैं। उनका हाथ अगर है तो बिल्कुल बहुत स्टिफ हुआ होता है। तो इसमें कितना ज़्यादा, क्योंकि अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि जब वो किसी ऐसे के पास चले जाते हैं जो कि शायद तरबियत याफ्ता नहीं होता, तो वो कभी कभार हड्डी भी टूट जाती है उनकी, और उसके अलावा भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। देखिए, ये हाँ बिल्कुल, ये इन्हीं खदशात के बिना पे मैंने अभी अपने पिछले सवाल में भी यही कहा कि घर पे जब हम एक्सरसाइज के लिए कोई प्लान बना कर देते हैं तो अच्छी तरह से टीच करते हैं अटेंडेंट्स को, पेरेंट्स को, ताकि इस तरह का कोई मिसहैप ना हो। और यूजुअली ये इतना
होता नहीं है कि इस तरह का कोई हमारे पास मिसहैप आ जाए कि हम किसी भी सीपी चाइल्ड को स्ट्रेचिंग्स कराते हुए उनकी कोई बोन ब्रेक हो जाए, क्योंकि वो भी जाहिर है कि हमारे ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं, वो एक ट्रेंड और एक टेक्निक्स के थ्रू ही हम लोग उनकी स्ट्रेचिंग्स एक्सरसाइजेज वगैरह करवाते हैं। ठीक है, यही एक्सरसाइजेज एक तो ये हो गई जो कि शायद मैनुअली कराना पड़ता है, क्या इसके लिए किसी ख़ास मशीन्स का भी इस्तेमाल होता है? अगर हम पीड्स रिहैब में बात करें तो उसमें मशीन्स में कुछ चेयर्स होती हैं, कुछ स्टैंडिंग चेयर्स होती हैं जो सीपी चाइल्ड को हम खड़ा कराने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ ऑर्थोसिस होते हैं जो हम पहनाते हैं जिनकी असिस्टेंस या सपोर्ट से हम उनको खड़ा करवाते हैं, और इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं पीड्स रिहैब। ठीक है, क्या कोई और भी डिफरेंट मेथड्स हैं जैसा कि जो कि थोड़े ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं फिजियोथेरेपी के साथ या फिजियोथेरेपी के अलावा? किस जैसा फॉर एग्जांपल कि किसी ने कहा कि जी कि अगर हम जो है वो जैतून का तेल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है वो हड्डियां मजबूत भी होंगी और इसके अलावा जोड़ ज़्यादा बेहतर होगा। किसी ने कहा कि नहीं जी इसके लिए फ़लाँ कोई और चीज़, हम कोई और ऐसा कोई सोल्यूशन है वो आप क्या कहते हैं उसका जो मुझे नाम मैं भूल रहा हूँ, एलोवेरा टाइप का जेल हो वो आप इस्तेमाल करें तो उससे भी हो जाता है। तो क्या ये भी ऐसी इस तरह के मामलात के साथ मरीज आते हैं और उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि वो पहले इन रेमेडीज़ को तलाश करते हुए या उनको इस्तेमाल करते हुए वो मसले जो अक्यूट फेज़ में होते हैं वो क्रॉनिक करके लेकर आते हैं हमारे पास, तो उसका हमें एक्चुअली ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है उसको ठीक करना या उसमें मामलात को दुरुस्त करना। ठीक है, ये मुझे बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ चूँकि इंडस हॉस्पिटल के साथ है, आप के पास कितनी टीम है और आप लोगों को क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आप लोग फेस कर रहे हैं? चैलेंजेस इंडस हॉस्पिटल में हमारे पास तकरीबन 12 से 15 फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि 9 to 5 की टाइमिंग्स में मौजूद होते हैं। और हम लोग हॉस्पिटल में जो इन पेशेंट्स में वार्ड्स में हम लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हमारा एक बंदा हमेशा जो है वो हर एक वार्ड में मौजूद होता है और इसी तरह से आईसीयूज़ में हम लोग दे रहे हैं। पीड्स कॉम्प्लेक्स में हमारी सर्विसेज हैं, हम लोग ऑनको रिहैब पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा जो ऑनको में एक वंस अ वीक हम लोग एक बच्चों की जो इंडस के सितारे हैं इनकी भी एक क्लास लेते थे कोविड से पहले तक, तो वो अभी कोविड की वजह से स्कूल में ज़ाहिर बंद है तो वो भी अभी सर्विसेज हमारी रुकी हुई हैं, लेकिन वो हम देते रहे हैं जो कि एक मेंटेनेंस थेरेपी होती है। इसके अलावा जो है हम लोग ओपीडीज़ जो कि पेन मैनेजमेंट ओपीडीज़ हैं हम लोग वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और ज़ाहिर है वहाँ पे हमारी मेल फीमेल ओपीडीज़ में बहुत ज़्यादा रश है और वहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है उस फ्लो को मेंटेन करना, क्योंकि देखिए फिजियोथेरेपी इज़ नॉट अ नॉर्मल जॉब। एक नॉर्मल डॉक्टर वाली क्लिनिक में उस तरह से आप डील नहीं कर सकते। इसमें एक पेशेंट आता है, आपके पास आधा घंटा उसको आपको सेशन देना पड़ता है और वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। समटाइम्स वो 15 मिनट ले जाते हैं। पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा सा रिलक्टेंट है एक्सरसाइजेज से, उसको पेन बहुत हो रहा है, आप उसको टाइम देते हैं तो उसको आपको कंटिन्यूसली एटलीस्ट 15 डेज़ समटाइम्स अ मंथ आप उनको देते हैं जो कि कंटिन्यूसली आपने देखना होता है, तभी वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव होती है। अदरवाइज़ वो फिर अगर वो बीच में ट्रीटमेंट अगर मरीज़ किसी भी वजह से छोड़ रहा है तो वो उसकी रिकवरी के लिए फिर वो फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। अभी आपने कोविड का जिक्र किया। कोविड आजकल जो है वो सर उठाता जाता है, कभी बैठ जाता है, कभी फिर उठ जाता है। तो ये कोविड ने आपकी रिहैब की सर्विसेज को कितना मुतासर किया और इसमें आप लोगों का क्या रोल रहा है? देखिए सबसे पहले तो रोल की बात कर लेते हैं। तो कोविड यूनिट में मेरे ख्याल में हम जब ये यूनिट या जब कोविड जब शुरू हुआ था पिछले साल मार्च में, तो उसके 1-1.5 महीने के अंदर ही अंदर हमारे पास जो एक रिक्वेस्ट आ गई थी कि क्योंकि कोविड यूनिट में हमारे फिजियोज़ की ज़रूरत पड़ गई थी, जो कि हमने वहाँ पे फिर अपने डिपार्टमेंट को लीड किया और अपनी सर्विसेज वहाँ पे दी हैं और अभी तक दे रहे हैं और अब कोविड ईआर में भी दे रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी का रोल वहाँ पे तो मौजूद है, लेकिन हाँ अगर अब हम अपनी बाकी सर्विसेज देखें और बाकी पेशेंट्स देखें तो फैक्टरीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ऑर्थोपेडिक सर्जन एक सर्जरी कर रहा है, हम एक टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ हैं जो हो रही हैं, उसके बाद रिहैबिलिटेशन जो होती है वो फिजिकल थेरेपी रिहैबिलिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर दैट। तो उसमें हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्जरी का या उसका परफॉर्मेंस का जो स्टेटस होता है
उसका बहुत ज़रूरी होता है उसमें फ़िज़िकल थेरेपी का अमल दखल कि आप सर्जरी कामयाब गई है या नहीं। उसका सारा दारोमदार फिजियोथेरेपी अच्छी या बुरी पे हो जाता है। अब जब कोविड की वजह से हमारी सर्विसेज ओपीडी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ बंद रही हैं, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि पेशेंट्स को घरों पे कोई सर्विसेज नहीं दी गई और वो बिल्कुल सर्जरीज करवा के बस वो घर पे बैठे हुए थे। सही बात। तो ज़ाहिर है उनका फिजिकल स्टेटस हमें मेंटेन करने के लिए जब सर्विसेज रीलॉन्च करी हमने, जब थोड़े हालात बेहतर हुए, तो हमारे पास बहुत ही एक्सेसिव पेशेंट आया और बहुत ही ख़राब हालत में आया, जिनको हम अभी तक लाइन अप किया हुआ है और एक बड़ा जो है हमारे पास पेशेंट का वेटिंग जो लिस्ट हमारे पास डेवलप हो चुकी है इसी वजह से। ये बताइएगा आखिर के बस मैं एक दो सवाल आपसे और करूँगा, और वो ये से मुझे बताइएगा कि इंडस हॉस्पिटल के अंदर एक काफ़ी उनके सेंटर्स के अंदर आर्टिफिशियल लिम्स भी बनाए जाते हैं। बिल्कुल। और वो भी आप लोग ही उसको आप लोग मॉनिटर कर रहे हो? बिल्कुल, वो असल में इंडस हॉस्पिटल में जो हमने एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया है जो फिजिकल थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है। ठीक है। आइडिया जो है इस डिपार्टमेंट के पीछे ये है कि हम 3 सर्विसेज या 3 से 4 डिपार्टमेंट अंडर वन रूफ चला रहे हैं, जिसमें प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, इसमें स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट है, ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट है एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट है। तो ये सारा एक हमारा एक एंट्रेंस है और एक एग्जिट है, और सारी रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अंडर वन रूफ हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बताइएगा कि ये कहाँ पे आपके पाकिस्तान में जितने सेंटर्स हैं उनमें कहाँ पर इस वक्त जो है वो ये एक आर्टिफिशियल लिम्ब एक प्रोसीजर चल रहा है? आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर्स जो हमारा कराची में सबसे बड़ा है, इसके बाद हमारा मुजफ्फरगढ़ में है, और इसके अलावा हमारा जो लाहौर में है शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में है, वहाँ पर भी है, और जो हमारा एक और रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो कि न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वो हमारा राबिया मून कैंपस है जो कि कराची में ही है, और वो तारिक रोड पे मौजूद है। तो वो भी फंक्शनल है? वो भी बिल्कुल फंक्शनल है, और वहाँ पे सब फिजियोज, पीएनओज और सारी सर्विसेज मौजूद हैं। तो सिर्फ ये बताइएगा कि किसी को भी अगर रिहैब की ज़रूरत पड़ती है या आर्टिफिशियल लिम्ब की ज़रूरत पड़ती है, या क्या कोई अगर इस तरह की सर्विसेज लेना चाहता है, तो वो आपसे आकर ले सकता है? कोई ज़्यादा उसको इंतज़ार तो नहीं करना पड़ेगा, या उसको कोई ऐसा तो नहीं कि वापस कर दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने शुरू से जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट या फिजिकल रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में हमेशा से वॉक इन पेशेंट्स लिए हैं। कोविड की वजह से थोड़ी सी वेटिंग लिस्ट है ज़रूर हमारे पास, लेकिन वो आम दिनों में या कोविड से पहले हमारे पास बिल्कुल नहीं थी। तो हम लोग अपनी सर्विसेज वॉक इन पेशेंट्स को प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है। आखिर में कोई की मैसेज जो आप देना चाहें, जो कि प्लीज़ अगर आप आवाम को बताना चाहें? की मैसेज जो है वो यही रहेगा कि अवेयरनेस के लिहाज से मैं देखूँगा, क्योंकि इसमें एजुकेटेड और अनएजुकेटेड की बात नहीं है, इसमें जो है अवेयरनेस ऑफ फिजियोथेरेपी इन पर्टिकुलर सिचुएशन, जो कि हम वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, जो कि लोगों को पता नहीं होता है, जो ख़ास तौर पे टेबल या डेस्क जॉब करते हैं या जो ऑफिस जॉब करते हैं, बैंकर्स हैं, इन सबको जो छोटे मोटे मामलात और पेन्स रहते हैं जिनकी वजह से वो पता नहीं मल्टीपल मेडिसिन्स खा रहे होते हैं और मल्टीपल रेमेडीज़ ट्राई कर रहे होते हैं या डॉक्टर्स के पास विजिट्स करते हैं, तो उनको एक मैसेज यही है कि आप एक दफ़ा किसी एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलें और अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ को जितना बेहतर कर सकते हैं, अपने पोस्चरल प्रॉब्लम्स को आप तभी कोप अप कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी उसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले कर जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फ़ारूक सिद्दीक़ साहब। आज हमारे साथ मौजूद थे फ़ारूक सिद्दीक़ साहब, जो कि जो इस वक्त एक यहाँ पर रिहैब सेंटर को पूरा रन करते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि जब तक कि आप अपने जिस्म को आप सेहतमंद नहीं रखेंगे, आप ना आप काम सही तरह कर सकते हैं, और जब तक आप काम नहीं सही तरह से कर सकेंगे, आपका दिमाग नहीं चलेगा, आपके जो है वो एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए और थोड़ी सी सही वर्जिश वो ज़रूर किया करें। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।